हेलो बच्चों, आज ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट हम लोगों ने देखा है, जिसमें कंपाउंड रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे फिजिक्स में यूज हो सकता है, जो आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होंगे, उन सारे फॉर्मूलाज को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो आप जरूर उनको देखिए। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों है तो बहुत बड़ा चैप्टर, बट हम लोगों को फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायरमेंट है ना, ठीक, हम उतना ही यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए जिन रेफरेंसेस को यूज करते हैं हम लोग, डिस्टेंसेस को, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर हूं, ठीक है, मैं यहां पर हूं, तो मेरे से कोई ऐसे आया और आके पूछा कि भैया यहां पर एक गोपाल मार्केट है, ठीक है, वो कितना दूर है। तो गोपाल मार्केट के बारे में पूछा, कहां से, किससे पूछा, मेरे से पूछा, तो मैं तो अपने पास से डिस्टेंस बताऊंगा ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मान लो देखो यहां पर रास्ता अगर इसे सीधा नहीं है, रास्ता अगर ऐसे है जा करके, तो मैं इसको बोलूंगा ऐसे ही कि आप यहां से 500 मीटर स्ट्रेट जाइए और वहां जाने के बाद आप लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद 100 मीटर और चले जाइएगा, तो आपको यहां पर गोपाल मार्केट मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बोलेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 500, 100। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंसेज है ना, ये और ये, यहां पर इसको कॉमा में लिख देंगे 500, 100, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ में आया। तो किसी के पोजीशन को लोकेट करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब यहां पर आगे डिटेल में और समझेंगे हम लोग, है ना। अभी आगे डिटेल में और समझने वाले हैं हम लोग। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो ज्योमेट्री होता है ना, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और जिसको हम कार्टेशियन भी बोलते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, पहला मतलब जो होता है ये होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग। और दूसरा जो होता है ना, वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक सेकेंड, और ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनमें आपस में रिलेशन भी होता है ना, रिलेशन भी होता है। पोलर में यहाँ पर जो देखो, ये रेक्टेंगुलर में हम एक्स वाई जेड के टर्म में डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, और यहाँ पे मतलब पोजीशंस को, और यहाँ पे हम डिस्टेंस और थीटा के फॉर्म में करते हैं। कैसे करते हैं ये आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड के पोजीशन के फॉर्म में दिखाना होता है हम लोगों को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए यहां पर क्या होगा कि हमें यहां पर एक्स वाई जेड प्लेन लेना होता है। तो अभी आप यहां पे एक्स वाई प्लेन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसे लेना होता है हम लोगों को एक्स वाई प्लेन। तो ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ठीक है, पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ऑरिजिन। ठीक है, तो ऑरिजिन एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। जैसे मैं आपको रेफरेंस लिया था ना कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इधर में गोपाल मार्केट है, कोई आके मेरे से पूछा, तो मैं जहां पर हूं ना, वो हो गया ऑरिजिन, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है पोजीशन बताना, कि भाई मैं अपने पास से बता रहा हूँ कि यहाँ से 500 जाइए, फिर लेफ्ट में 100 जाइए, तो आपको गोपाल मार्केट मिल जाएगा। दैट मीन्स कि मैंने जो डिस्टेंस बताया ना 500, वो डिस्टेंस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, मेरे पास से हो रहा है। ठीक है, मेरे पास से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसको बोलूंगा ओरिजिन। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई मान लो मेरे पास कोई अगर यहाँ पर पॉइंट है
मुझे इसका पोजीशन बताना है इस पी पॉइंट का, तो मैं बोलूँगा x कॉमा वाई है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये x कॉमा वाई मतलब कि x में डिस्टेंस x और y में y, ये कहाँ से बताऊंगा मैं, तो इस ओरिजिन से बताऊंगा। तो ओरिजिन जो यहाँ पे होता है ना, एक फिक्स पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग O को ओरिजिन, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है ना। ये जो ओरिजिन है ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये पॉजिटिव x लेते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव x लेते हैं। ओरिजिन के ऊपर जाने पे पॉजिटिव y, नीचे में आने पे नेगेटिव y, ठीक है। ऐसे हमें लेना होता है बाय डिफॉल्ट, जब तक कुछ बोलेगा नहीं तब तक ऐसे लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जैसे मान लो कि मुझे एक पॉइंट यहां पे मेंशन करना है, P पॉइंट, ठीक है। तो P पॉइंट मेंशन करना है, तो मैंने बोला कि ओरिजिन से ये जो पॉइंट है, मैंने उसके बारे में बोला कि ओरिजिन से ये x1 डिस्टेंस पे है यहां पर, ठीक है, और x एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे है। मतलब ओरिजिन से इधर x1 पे है और इधर में y1 पे है। तो मैं क्या लिखूंगा कि x1, एक मिनट, x1 कॉमा y1। अब देखो ओरिजिन से मैं कहां गया हूं, तो ओरिजिन से मैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इधर जा रहा हूं ना, पॉजिटिव x में जा रहा हूं ऐसे। इसका मतलब कि ओरिजिन से मैं पॉजिटिव x में गया, फिर पॉजिटिव y में गया। इसका मतलब x1 y1 दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x1 एंड y1 बोथ विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ध्यान रखिएगा कि पोजीशंस पॉजिटिव होते हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं। तो चलो ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट मान लो कोई पॉइंट Q है, ठीक है। तो कोई पॉइंट Q है, तो अब इस पॉइंट को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, मान लो अगर डायरेक्ट कोई लाइन नहीं है तो आप कैसे जाओगे, इधर नेगेटिव x में जाओगे कुछ, फिर पॉजिटिव y में जाओगे। मान लो अगर आपको ही बोला जाए कि आप यहां जाओ, है ना, तो यहां जाने के लिए बोला जाएगा और डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, तो आप कैसे जाओगे, सोचो। आप इधर से तो नहीं जाओगे ना ऐसे घूम करके, आप तो ऐसे जाओगे कि यहां से लेफ्ट में चले गए नेगेटिव x में, फिर यहां से राइट टर्न लेकर के इधर चले गए। इसका मतलब कि मुझे इसको मेजरमेंट करने के लिए इसका पोजीशन मुझे इधर माइनस एक्स में जाना पड़ेगा, तो इसको मैं x2 ले लेता हूं, माइनस x2 में जाना पड़ेगा, और ये y2 हाइट ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये देखो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। तो इसमें देखो, इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। बट अब अगर मैं इधर आ जाऊं थर्ड क्वाड्रेंट में, मान लो मेरे पास कोई पोजीशन r है ना, कोई पॉइंट r है, तो इस पॉइंट का पोजीशन मेजरमेंट करने के लिए आप कैसे जाओगे, देखो इधर आओगे ऐसे, फिर यहां से इधर जाएंगे, हम लोग जाएंगे ना, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि आप यहां से -x2 -x3 में गए, उसके बाद से फिर y में भी देखो तो नेगेटिव में जा रहे हो आप, क्योंकि इधर नेगेटिव में आए फिर इधर नेगेटिव में चले गए। तो इसका मतलब यहां पर क्या पोजीशन मेंशन करोगे, तो यहां पर जो पोजीशन मेंशन करोगे वो होगा -x3, बट साथ में इस बार -y3 भी होगा। ठीक, समझ में आ गया, ओके। अब इस ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दोनों नेगेटिव है, x एंड y दोनों नेगेटिव है। अब हम लोग आते हैं यहां पर, मान लो कहीं इधर में s पॉइंट पे, तो इसमें देखोगे ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें x तो पॉजिटिव है,
आप ठीक से देखिए, x पॉजिटिव है बट y क्या है, नेगेटिव है। ये y4, ये x4, क्योंकि x में आप पॉजिटिव में जा रहे हो ना, ऐसे y में नेगेटिव में जा रहे हो, तो यहां पर क्या आएगा, x पॉजिटिव एंड y वाला पार्ट नेगेटिव। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, पॉइंट निकालने का तरीका। बट आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि ठीक है, ये तो आपने कोऑर्डिनेट्स बता दिए, बट मिनिमम डिस्टेंस कितने पे है ये ओरिजिन से, तो ओरिजिन से सबसे कम डिस्टेंस पे है। जो भी पॉइंट पूछेगा, मान लो पॉइंट पी का पूछ दे, तो ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट्स बता दिए, तो आप बताओ कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है ये। तो उसके लिए आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों आपको ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा, जिसको हम डी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, डी बोल दो, डी बोल दो, ए बोल दो, बी बोल दो, बस डिस्टेंस है ये मालूम होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकालने जाओगे आप। ठीक है, तो आप पाइथागोरस लगाओगे ना, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो कि ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है, यहाँ पर, और ये पॉइंट पी है जो कि x1 कॉमा y1 हो गया। तो ये x1, ये y1। अब आपसे बोलेगा कि ठीक है, आप ये मिनिमम डिस्टेंस ओरिजिन से जो है ना, वो d, वो बताइए। तो d डिस्टेंस बताने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगाओगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, जैसे ये x1 और ये हो गया y1, है ना, और ये चाहिए हम लोगों को d। तो ये तो देखो 90 है ना, तो पाइथागोरस क्या बोलता है, कि पाइथागोरस ये बोलता है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाइथागोरस बोलता है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट ओवर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यही डिस्टेंस हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यहां लिख देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया। तो हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इसी चीज को थोड़ा मैं और आपको सिंप्लीफाई करके समझाऊं। ठीक है, थोड़ा सा देखो, रिजल्ट वही आने वाला है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझा दूं। एक मिनट रुकिए, इसको पूरा कंप्लीट कर दूं। हाँ, तो यहां पर देखिए कि ओरिजिन है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज क्या होगा, 0,0। जेड वाला पार्ट नहीं लिया है मैंने, इसलिए दो ही लिखा, 0,0। ठीक है, तो डिस्टेंस जो निकालने का तरीका जो सबसे बढ़िया होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है कि मान लो कि यहां से आपने स्टार्ट किया, तो इस वाले पॉइंट का, इसको मैं ए बोल देता हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सिर्फ जो एक्स एक्सिस पे है। देखो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए आपको। तो बच्चों एक्स एक्सिस पे तो वाई 0 होगा ना भाई, ये एक्स एक्सिस का लाइन है, तो इस लाइन पे तो वाई है ही नहीं ना, तो 0 होगा। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, x1 कॉमा 0। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब बोलोगे, अब किसी के माइंड में आ सकता है, सर यहाँ पर 0 क्यों नहीं हुआ फिर, क्योंकि ये तो y का लाइन दिख रहा है। नहीं बच्चों, ये y का लाइन नहीं, y यहाँ पे है। ठीक है ना, यहाँ पे। एक मिनट, ये तो हाँ, ये गलत हो गया, ये उल्टा बन गया था। ये y, ये x। ओके, हाँ, तो y का लाइन ये वाला है, ये y का लाइन है। ठीक है, y का लाइन ये नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ डिस्टेंस x का है, बट यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये लाइन सीधे x पे ही है ना, ऊपर में तो नहीं है कि आप बोलोगे कि इतना पार्ट y का है, ऐसे तो बोल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि अगर आपको निकालना होता है ना, तो सबसे बढ़िया चीज क्या करना होता है कि इनके कोऑर्डिनेट्स को और इनके कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायरिंग करना होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा लिखना होता है कि x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर। घुमा फिरा के देखो बच्चों, रिजल्ट आने वाला वही है, ऊपर वाला ही, बट लिखने का तरीका बस एक ऐसा चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी आगे और भी एग्जांपल लेने वाला हूं जहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए
जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन हो गया। मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे है ए पॉइंट जो कि x1 कॉमा y1 है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, एक पॉइंट यहां पे है ए, दूसरा पॉइंट चलो मान लेता हूं मैं, मेरे पास यहां पे है बी, ठीक है, यहां पर है ए, ठीक। तो ए का जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो x1 कॉमा y1, जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 कॉमा y2, ठीक है। तो अब यहां पर बोला गया कि ठीक है आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताइए, है ना, आपसे पूछ दिया कि ठीक है बताइए कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो ये वाला डिस्टेंस हो गया ना, ठीक है। तो हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस कब लगाओगे आप? जब आपको ये परपेंडिकुलर और बेस मालूम हो, तो उसके लिए आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचो अगर आपको ये मालूम हो जाता, और अगर आपको ये मालूम हो जाता तो आप आराम से पाइथागोरस लगा देते। अब पाइथागोरस लगा करके डी निकाल लेते, क्योंकि अगर आपको ये मालूम होता, ये मालूम होता तो ये निकल ही सकता था ना पाइथागोरस से। बट आपको ये भी नहीं मालूम अभी, अब ये भी नहीं मालूम, तो हम इसको निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, आप समझते रहिए बस। आपको ऐसे लाइंस और ड्रॉ करने होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए आप। कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तभी जाके आपको मजा आएगा, यहाँ पर समझने में मतलब अच्छा लगेगा। तो ये जो है ना ओरिजिन से ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? तो ओरिजिन से ये x1 डिस्टेंस पे है, और ओरिजिन से बी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? तो x2 डिस्टेंस पे है। समझ रहे हो ना, ओरिजिन से ये बी पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, यहाँ पे बी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो है कोऑर्डिनेट्स x2, तो ये x2 डिस्टेंस पे हो गया, और ए वाला कितने डिस्टेंस पे हो गया? x1 डिस्टेंस पे। तो सोचो अगर ये x1 और ये x2, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अगर हम लोग, तो इन दोनों का डिफरेंस तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, x2 माइनस x1, दोनों का डिफरेंस ये डिस्टेंस आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अब यहां पर देखें अगर हम लोग, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो देखिए x एक्सिस से b कितने डिस्टेंस पे है? y2 डिस्टेंस पे है, और x एक्सिस से a कितने डिस्टेंस पे? y1 डिस्टेंस पे है। तो ये y2 ये y1, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो ये वाला हाइट हो गया। तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। इसका मतलब कि हमें ये x2 माइनस x1 मालूम हो गया, और इधर से y2 माइनस y1 मालूम हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर हम लोग अगर डिस्टेंस का लिखें, तो डिस्टेंस जो भी ए बी है, जिसको हम डी डिस्टेंस एज्यूम किए हैं, तो हम लोग को पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या लिखना होगा? देखिए कि रूट ओवर दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हम लोग यहां से डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपने को क्लियर हो गया, मालूम हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे ये मालूम हो गया। अब यही चीज तो मैं बोला था आपको ना कि यहां पर जैसे दो पॉइंट मैंने ए और बी लिया, यहां पर दो पॉइंट मैंने क्या ले लिया था? पी और ओ ले लिया था ओरिजिन। तो यहां पे बस x2 की जगह पे यहां पे x1 है, और यहां पे x1 की जगह पे 0 है। देखो सेम वही चीज आया था, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी तक तो हम लोग ने एक्स वाई का देखा ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग को एक्स वाई जेड तीनों दिया रहेगा ना, तब भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लो जैसे कोई भी यहाँ पर हम लोग को ऐसा दे दे कोऑर्डिनेट एक्सिस कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को दो पॉइंट मार्क कर दे, बोले कि ठीक है ये ए पॉइंट है जो कि x1 y1
और ये Z1 है, ठीक। बोलेगा कोई दूसरा पॉइंट है इधर में एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं। बोलेगा ठीक है कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पर B पॉइंट, जो कि X2 Y2 एंड Z2 दिया हुआ है। तो आपसे बोलेगा ठीक है इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक, तो डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे हम लोग XY का निकाले थे ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर निकाल देना है कि X2 माइनस X1। सिर्फ एक Z वाला जो पार्ट है ना, जो टर्म है, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, तो बस यही एक पार्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है, ये वाला और कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ पर आपसे स्लोप पूछा जा सकता है। अब स्लोप है क्या, ये चीज आपको जानना पड़ेगा पहले। तो स्लोप सिंपली जो है ना बच्चों, एक क्वांटिटिव मेजरमेंट होता है ना, क्वांटिटिव मेजरमेंट होता है इंक्लिनेशन का, कि कितना ज्यादा इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर ये एक्स और वाई दो लाइन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और मुझे यहाँ पर स्लोप डिफाइन करना है। अब स्लोप क्या है ये चीज मैं आपको अभी लिखने वाला हूं, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये लाइन एक डिफाइन कर देता हूं, या फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं लेकर के ऐसे एक लाइन डिफाइन कर देता हूं। मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है ये पॉइंट ए x1 कॉमा y1 हो गया। इसको हम ओरिजिन से भी ले सकते थे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ओरिजिन से इसको कंसीडर नहीं कर सकते, वहां से भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो दो लाइन हो गया। आपसे बोलेगा ठीक है अब बताओ कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा ये इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया मैंने। अब इसके रिस्पेक्ट में बताना है कि आपको ए बी लाइन कितना ज्यादा इंक्लाइंड है ना, कितना ज्यादा इंक्लाइंड है ए बी लाइन, ये बताना है, ठीक है। तो ये जो बताना है आपको, तो यहाँ पर जो थीटा है ना, ये इंक्लिनेशन को बताना चाहता है, ठीक। तो यहाँ पर स्लोप को डिफाइन किया जाता है कि इट इज क्वांटिटेटिव it is quantitative measure of inclination, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव मेजर है इंक्लिनेशन का, समझ में आया। मतलब कितना ज्यादा इंक्लिनेशन है, कितना ज्यादा इंक्लाइन है, वो चीज बताता है। अब कैसे मालूम होगा आपको, तो देखिए उसके लिए आपको यहाँ पर स्लोप के लिए स्लोप को डिफाइन किया जाता है कि स्लोप इज इक्वल टू, इसको डिनोट एम से किया जाता है और डिफाइन होता है tan थीटा। और tan थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, तो tan थीटा लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, तो आपको आपके सामने ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या है, तो y2 माइनस y1 हो गया। और यहाँ पे बेस कितना हो गया, तो x2 माइनस x1 हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को ऐसे निकालने से स्लोप मिल जाएगा। और स्लोप का देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि एक चीज ध्यान रखिएगा, स्लोप जस्ट एक मतलब इंक्लिनेशन का मेजरमेंट है कि कितना ज्यादा इंक्लाइंड है। कैसे फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए या तो आपको थीटा मालूम हो, तो आप डायरेक्टली यहां थीटा पुट कीजिए तो आपको स्लोप मालूम हो जाएगा, या फिर आपको ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मालूम हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पे स्लोप निकल गया हम लोग के पास से, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो एंगल है ना, ये एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से होना चाहिए, या फिर एक्सिस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। मान लो अगर यही लाइन ओरिजिन से होता, तो ओरिजिन से होता तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता, ये वाला पार्ट जीरो हो जाता सिर्फ ये पार्ट रहता है यहाँ पर, समझ में आया। मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स हम लोगों को लिखना होता है, क्लियर। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही छोटा सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट भी है, कभी पूछ देगा तो आपको नहीं मालूम होगा तो दिक्कत होगी, कि यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं हम लोग एब्सिसा। तो एब्सिसा हम किसको बोलते हैं, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है ना, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है, उन्हीं एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। जैसे कई क्वेश्चन में देगा कि एब्सिसा इज, बोल देगा एब्सिसा इज 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ कि आपको एक्स दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि नहीं मालूम होगा तो पूछ देगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। और अगर ऑर्डिनेट बोले ओनली अगर ऑर्डिनेट बोलता है तो इसका मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट,
ओनली ऑर्डिनेट बोलने का मतलब हुआ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, समझ में आया। तो एब्सिसा मतलब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों को किसी भी पार्टिकल का, किसी भी पॉइंट का पोजीशन तभी हम क्लियर बोल पाएंगे जब हमें उसका डिस्टेंस क्लियर मालूम हो, है ना। जब उसका डिस्टेंस हमें क्लियर मालूम हो, जैसे मान लो कि मुझे बी पॉइंट का पोजीशन बताना है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी पॉइंट का पोजीशन बताना है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी से ए से डिस्टेंस मालूम होना चाहिए बी का, कि भाई ये कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे ये मालूम होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को उसका कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गया, ठीक है। तो जब एंगल और डिस्टेंस के टर्म में कोऑर्डिनेट्स को लिखा जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो सेकंड वाला था ना, क्योंकि देखो दो ही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक है रेक्टेंगुलर, दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स और वाई, तो इधर में ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट पी है, तो जरूरी नहीं है कि इसका एक्स वाई मालूम हो सकता है आर और थीटा दिया रहे, ऐसे एक्स वाई हो सकता है नहीं गिवन हो, आर और थीटा दिया रहेगा। तो आर और थीटा देने का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली इस पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको ओरिजिन से, और एक्स एक्सिस से इसका एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस से आपको एंगल दिया हुआ है एंड डिस्टेंस दिया हुआ है इसका ओरिजिन से, ठीक है। और यहाँ पर ये y और ये x होता है। खैर चलो हम लोग y x और r के साथ रिलेशन निकालेंगे, है ना। बट यहाँ पे अगर आपको ये r कॉमा थीटा के फॉर्म में दिया रहेगा, दैट मीन्स कि पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गया, दैट मीन्स कि पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना अगर हम लोग ऐसा लिखें कि cos थीटा, देखो जैसे मान लो कि मैं cos थीटा लिखूं, अब इसको मार्क कर देता हूँ ओ एम, ओ पी एम, इसको एम कर देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया ना, परपेंडिकुलर लाइन, तो एम। तो यहाँ पे मैं लिखूं कि इन ट्रायंगल ओ पी एम, इन ट्रायंगल ओ पी एम अगर मैं cos थीटा लिखूं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो बेस यहाँ पर x हो गया और हाइपोटेन्यूज r हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा मिल जाएगा। मतलब कि यहां से आपको अगर r और थीटा मालूम हो तो आप x कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, ठीक। उसी टाइप से यहां पर आप लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ये हो गया, तो मतलब ये हो जाएगा y बाई आर, वाई बाई आर। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर साइन थीटा। तो यहां से y कोऑर्डिनेट भी मालूम हो जाएगा आपको, ठीक है। तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग को यहाँ पर मालूम हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। और इसको इक्वेशन नंबर 1 की जगह पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 आप ले लीजिए, ठीक है। फिर 1 और 2 का स्क्वायरिंग कीजिए, तो 1 और 2 का जब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब सिंपली ये हो गया कि ओरिजिन से हम लोगों ने, और मतलब ये जो ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन से हम लोगों ने यहां से पॉइंट पी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर रिलेशन भी क्या आ गया, रिलेशन भी आ गया हम लोग को, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रिलेशन भी आ गया, ठीक है।
और डिस्टेंस भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है, स्लोप भी यहाँ से निकल जाएगा, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक, जिससे कि आपका बेसिक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं पर कोई डाउट इसमें नहीं रहे आपको। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन लिखेंगे वो लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या कि फाइंड द डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, कॉन्सेप्ट मतलब लगता है आपको कि हाँ क्लियर हो गया, अब तो मैं निकाल ही लूंगा, बट जब सॉल्व करने बैठोगे तो कुछ ना कुछ इसमें गलती हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जो थ्योरी में आपको नहीं समझ में आता है, मतलब लगता है कि हाँ मुझे सब क्लियर है बट पता नहीं चलता है कि क्या क्लियर नहीं है, वो क्वेश्चन से ही क्लियर होता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें, ठीक। यहाँ पर 2,3 और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो -3, -4। देखिए सभी क्वाड्रेंट्स के मैंने पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, ताकि मतलब ये चीज क्लियर हो सके आपको। जैसे देखिए यहाँ पर है ये x, ये y, ये नेगेटिव x होता है और ये नेगेटिव y होता है। तो एक पॉइंट दिया मैंने 1,1, तो 1,1 का मतलब ये होता है कि x और y दोनों पॉजिटिव है। देखिए 1,1 है ना, इसका मतलब कि x और y ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से आप ओरिजिन से इसका आप ऐसे निकाल दो डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। यहां पर -1,0 है यहां पर, तो -1,0 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, बी पॉइंट, ठीक। 2,3 है, ओके, नहीं ये 2,-3 है ये, तो 2,-3 मतलब इधर आ गया। तो 2,-3 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है ना, ये वाई नेगेटिव होता है, तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है। चलो मान लो इसको सी पॉइंट हो गया, ठीक। डी पॉइंट जहां पे तीनों नेगेटिव है, सॉरी दोनों नेगेटिव है, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग सबका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट लिखेंगे हम लोग 1,1 का, तो 1,1, तो अभी हम लोगों ने देखा था इस चीज के बारे में कि अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट का, है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, तो मैं जस्ट क्या कर रहा था कि √x² प्लस y² कर रहा था, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायरिंग करके ऐड करके रूट के अंदर रख रहा था। तो उस टाइप से मुझे अगर इसका डिस्टेंस चाहिए तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पर लिखूंगा कि कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायरिंग करूंगा, ऐसे लिख दूंगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, √2, ठीक, √2 आ जाएगा, समझ में आया। अब इसके बाद मुझे अगर इस पॉइंट का तो हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो इसका चाहिए, पॉइंट बी का चाहिए, तो इस अगर पॉइंट बी का चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पर -1,0, तो पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है ये वाला, मान लो चलो इसको r1 मान लेते हैं, तो आप सीधे कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायरिंग करके यहाँ लिखोगे, तो कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायरिंग करके और जब यहाँ लिखोगे, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। थर्ड वाले में देखें यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस अगर आपको चाहिए मान लो r2 और ये r3, ठीक है। तो अगर आपको r2 चाहिए तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,-3 है। तो देखो डिस्टेंस के लिए तो निकालने के लिए आपको ओरिजिन से अगर निकालना है तो सिंपल जो भी पॉइंट्स का डिस्टेंस आपको चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स को लिखिए स्क्वायरिंग करके यहाँ पर रूट के अंदर, और आपको मालूम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4 + 9 13, 4 + 9 13, ओके। तो ये आ जाएगा √13, तो यहाँ से r2 मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग को r3 चाहिए, तो r3 मतलब ये चाहिए -3, -4, तो -3, -4 चाहिए अगर आपको, तो -3, -4 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, √9 + 16 मतलब कि √25, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को 5 मालूम हो गया। तो देखो सबका डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड करना है
ये देखो आपके सामने क्लियर है, ठीक, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए टू पार्टिकल्स P and Q मूव इन द XY प्लेन, देयर पोजिशंस वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग एज। बोला यहाँ पे दो पार्टिकल से P और Q है, दोनों जो है ना XY प्लेन में मूव कर रहे हैं, जिनका पोजीशन हमें दिया हुआ टाइम के साथ यहाँ पे वेरी करता हुआ दिखाया जा रहा है। P का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P का y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और y का Q का y कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ऐसा लिखें यहाँ पर, जैसे लिख दें कि, एक सेकेंड, पोजीशन है ना, या फिर कोऑर्डिनेट्स लिखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल P एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पार्टिकल P का कोऑर्डिनेट्स देखें हम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पे, ठीक है। तो पार्टिकल P का पहले P लिखेंगे, P x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो ये कितना है 2t है। ये जो है ना ब्रैकेट में t, ये ब्रैकेट वाला t जस्ट ये बता रहा है कि मतलब x t का फंक्शन है, मतलब x t का फंक्शन है, मतलब कि x t पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे डिपेंड कर रहा है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, x इंटू टी नहीं है ये, ओके, ओनली बताना चाह रहा है कि x t पे डिपेंड कर रहा है इस तरीके से। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि देखो ये ट्वाइस टी है ना, ट्वाइस टी है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू टी, टी की जगह पे 1 सेकेंड पुट कर देंगे, तो यहाँ पोजीशन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब y का लिखें p पार्टिकल के लिए, तो ये 2t स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह पे 1 रख दीजिए, तो ये 2 आ जाएगा। तो जो पोजीशन आएगा ना p का, वो क्या आएगा देखिए, xp कॉमा yp, ये आ जाएगा 2 कॉमा 2, है ना, 2 कॉमा 2 यहाँ पे हम लोगों को मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल Q एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट्स लिखें, तो यहाँ पर एक्स क्यू, तो एक्स क्यू क्या है, तो एक्स क्यू यहाँ पर है 3, ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। वाई क्यू क्या है, तो वाई क्यू है 2 माइनस 3t स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखो, अब ये जो है ना क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, देखो यहाँ पे कहीं पर भी टाइम का फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, टी स्क्वायर है ना टी है, कुछ है ही नहीं, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो 3 एज इट इज रह जाएगा। बट वाई कोऑर्डिनेट जो है ना ये वाला, ये 2 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब कि 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स क्यू कॉमा वाई क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 कॉमा -1, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। तो अब हम लोगों को पूछा है क्या, अब बोल रहा है कि जो ये P और Q पॉइंट है, जो पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे कोई ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया XY, ठीक, और इधर में मान लो पॉइंट पार्टिकल P हो गया, यहाँ पर Q हो गया, तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। ये चीज आपसे, एक मिनट, ये चीज आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये हम लोग को देखो मालूम तो यहाँ पर सब कुछ हो ही गया ना, तो अब आपको डिस्टेंस बताना है, मान लो ये d डिस्टेंस है या r डिस्टेंस है, जो भी है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे कि d इज इक्वल टू रूट ओवर एक्सपी माइनस एक्स क्यू होल स्क्वायर प्लस वाई पी माइनस वाई क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एक्सपी कितना है, देखो एक्सपी निकाल रखा हम लोगों ने, वाई पी 2 और 2 है, ठीक है, तो 2 कॉमा 2 है ना, तो यहां पर ये एक्सपी रख दोगे आप, यहां से 2, और एक्स क्यू कितना है, तो एक्स क्यू यहां से 3 है, तो आप 3 रख दो, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस वाई पी कितना है 2 है, और
यहाँ पर वाई क्यू कितना है, -1 है, तो -1 रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, देखिए, तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस माइनस 1 3, तो 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 9, ठीक है, तो √10, ठीक। तो आपको यहाँ पर P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो मालूम हो गया, समझ में आ गया ना, तो √10 यूनिट्स हो गया, क्लियर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप उसको समझिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो, है ना, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स का। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब कि यहाँ पे आर और थीटा दिया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट तो वही होता है ना, आर कॉमा थीटा होता है, तो यहाँ पे देखो आर दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे 3, π/3। तो कुछ देर पहले देखो मैंने आपको समझाया था पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे मान लो एक पोलर कोऑर्डिनेट ये है, ये है, ये है, सब दिया हुआ है यहाँ पर, तो उनका आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का कहने का मतलब हुआ कि एक्स वाई पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या 3, π/3, है ना, 3, π/3। तो मैंने आपको दिखाया था देखो यहाँ पर कि जब भी आपको कन्वर्ट करना हो, है ना, मतलब आपको अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और अगर आपको कार्टेशियन चाहिए, मतलब एक्स और वाई चाहिए, तो आप ऐसे निकालोगे, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, ठीक है। और अगर एंगल चाहिए तो यहाँ पर एंगल चाहिए तो दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है। एंगल अगर आपको चाहिए मान लो तो इसका और इसका रेशियो ले लो, जैसे दोनों का रेशियो ले ले हम लोग, यहाँ लिख देता हूं मैं, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप 2 / 1 करोगे ना, तो आपको यहाँ से r sin थीटा अपॉन r cos थीटा = y/x हो जाएगा, है ना, y/x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको tan थीटा = y/x मालूम हो जाएगा। तो आप यहाँ से y और x पुट करके थीटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर फाइंड करते हैं इसको, देखिए, तो 3, π/3 है, तो इसके लिए हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r cos थीटा, है ना, x कोऑर्डिनेट r cos थीटा। तो r कितना है, तो ये देखो ये r, थीटा के फॉर्म में होता है, तो r यहाँ पर 3 है और थीटा यहाँ पर π/3 है, तो π/3 का मतलब होता है cos, π/3 का मतलब होता है 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना, 3/2, है ना, cos 60 का वैल्यू 3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, है ना, 1/2, सॉरी बच्चों, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा ओवरऑल हम लोगों को, है ना, क्योंकि 3 × 1/2 तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। अब अगर y निकालोगे तो y क्या लिखोगे, r sin थीटा, तो r मतलब 3 और sin ये π/3, π/3 का मतलब 60, तो sin 60 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3√3/2। तो यहाँ पर हम लोग को जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ना, जैसे 3, π/3 जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो 3/2, 3√3/2, ये हम लोगों को मालूम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट में देखें, हाँ फर्स्ट पॉइंट था ये, सेकेंड पॉइंट में है 1, -π/4, ओके। तो अब क्या लिखोगे, देखिए वहां पर, तो यहां लिखेंगे हम x = r cos थीटा, तो x = r cos थीटा, है ना, तो x r कितना 1 है, ठीक है, और cos थीटा मतलब π/4। तो यहां से आप ना जब देखोगे तो मैंने आपको बता रखा है पहले कि cos इवन फंक्शन होता है, तो cos -थीटा = cos थीटा ही होता है। तो यहां से आपको 1 cos π/4 मिल जाएगा, π/4 का मतलब 45 होता है, मतलब ये 1/√2 मिलेगा, ठीक है। y लिखेंगे अगर हम लोग तो ये r sin थीटा होगा, दैट मीन्स कि r यहाँ पे 1 और sin 45 मतलब π/4, तो यहाँ से 1/√2 हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, 1/√2 हम लोगों को यहाँ से मालूम हो जाएगा, ठीक है। और ये -π/4 है ना, -π/4 है, तो साइन थीटा में क्या होता है कि माइनस साइन बाहर आ जाता है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे -1/√2 मिलेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 1,
माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, को लिखेंगे हम लोग 1/√2 कॉमा -1/√2। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट आपको और मैं साथ में एक्सप्लेन करते चलूंगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स देखें, तो ये मान लीजिए x और y हो गया, ठीक है, ये x और y हो गया, तो ये पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, और एंगल भी यहाँ पर देखो π/3 मतलब 60 है, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट 3 कॉमा π/3 जो है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और इसका जो x और y है ना, ये वाला 3/2, ये पार्ट 3/2, और ये 3√3/2, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स वाई दोनों जो पॉजिटिव होता है ना कोऑर्डिनेट्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, ठीक है। तो साथ में देखो मैं आपको यहाँ पर ना मतलब इनका पोजीशन भी बताते चल रहा हूँ कि कहाँ पर ये लाई करेंगे। जैसे मान लो कि ये 1 और -π/4 है ना, तो 1 और -π/4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये x है और ये y है, तो एंगल तो नेगेटिव है ना, एंगल नेगेटिव है और लेस देन 90 है, तो एंगल नेगेटिव और लेस देन 90 तो इधर में आएगा ऐसे, ठीक है, -π/4, तो 1 कॉमा -π/4 इधर आएगा, समझ में आया। क्योंकि देखो अगर इधर से आकर के आप देखते हैं ना ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव एंगल तभी हो सकता है जब एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे हम क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना। ये आपको पूरा समझा रखा मैंने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जरूर जाके देखिए वहाँ पर, मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसको। यहाँ पर नेगेटिव साइन है और लेस देन 90 है, इसका मतलब नेगेटिव साइन तभी होगा जब ये क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब कि ऐसे घूमेगा, ओके। और ये एंगल क्या है, लेस देन 90 है, तो इसका मतलब कि ये बस इतना सही एंगल जाएगा π/4, ठीक है। तो इसका मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा। और यहाँ भी देख सकते हैं एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है बच्चों। तो ये 1/√2 कॉमा -1/√2, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखें हम, तो 2 कॉमा 4π/3, तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर 2 कॉमा 4π/3, ठीक है। तो यहां से हम x लिखेंगे r cos थीटा, ठीक है, तो r कितना है 2 है, और cos तो ये 4π/3 है ना, तो यहां से हो जाएगा 2 और ये cos पाई प्लस π/3, ओके, तो ये 2 और cos पाई प्लस थीटा, तो ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है कि cos पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है। देखो ये पाई यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा बता रखा है मैंने, ये पाई हो गया, प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ASTC होता है, मतलब tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -cos π/3, ठीक है, मतलब ये होता है -cos थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा -2 cos π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 60, तो 60 तो -2 इंटू 1/2 -1, तो x कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। अब y कोऑर्डिनेट देखें हम लोग, तो ये लिखेंगे r साइन थीटा, तो r यहाँ पे क्या है, तो r है यहाँ पर 2 और ये है साइन 4π/3, ठीक है, और साइन 4π/3 का मतलब हो गया एक तरह से देखा जाए तो 2 इंटू साइन पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस थीटा हो गया ना एक तरह से, तो साइन पाई प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी साइन भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी माइनस साइन थीटा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू माइनस साइन π/3, दैट मीन्स कि -2 इंटू √3/2, दैट मीन्स कि -√3। तो ये x और y हम लोगों को यहाँ पर मालूम हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, देखो देखिए कि ये x हो गया, ये y हो गया, ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कॉमा, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है ना, देखो एंगल तो पॉजिटिव है,
बट ये मोर देन 180 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर y नेगेटिव और x भी दोनों नेगेटिव है, देखो यहाँ पे y भी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव तभी हो सकता है जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, -1, -3, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है 1, -5π/4, ठीक है। तो इसको चेंज करना है, तो अगर हम लिखेंगे कि x = r cos थीटा, तो r कितना है, 1 है ना, 1 है, और ये cos -5π/4, तो cos माइनस थीटा, मैंने बताया था कि ये क्या है, इवन फंक्शन होता है cos, तो cos इवन फंक्शन होता है, माइनस बाहर नहीं आएगा, माइनस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ये लिखेंगे हम लोग 1 × cos 5π/4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से लिख देंगे हम लोग क्या, कि 1 × cos पाई प्लस π/4, दैट इज कि 1 × अब ये हो जाए, देखो क्या यहाँ पर, तो ये जो लिखेंगे ना हम लोग बच्चों, तो ये वही चीज हो गया, पाई प्लस थीटा वाला बात हो गया, तो पाई प्लस थीटा लिखने पे माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक माइनस साइन बाहर आएगा, और ये कॉस π/4 हो जाएगा, दैट मीन्स कि -1/√2 हम लोगों को यहाँ से मिलेगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। अब अगर हम y देखेंगे ना, तो यहाँ पे y अलग हो जाएगा, तो y लिखेंगे हम लोग क्या, कि r साइन थीटा, तो r कितना है, 1 है, और साइन ये हो जाएगा 5π/4, तो ये 1 × पाई प्लस π/4 लिख दोगे इसको, 5π/4 को, तो ये माइनस बाहर आएगा यहाँ पर, है ना, और एक मिनट रुकिए, ये भी माइनस भी है ना, एंगल यहाँ पर, हाँ माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में है, तो पहले तो यह माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ये -1 × साइन 5π/4, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, कि -1 × माइनस, क्योंकि ये पाई, देखो पाई प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा π/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो x और y कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को यहाँ पर मालूम हो गया, है ना। तो अब अगर x और y कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मालूम हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये x, ये y, और यहाँ पे देखिए ठीक से, तो y यहाँ पे पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो y पॉजिटिव x नेगेटिव, तो एक ही मतलब क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, जहाँ पे y क्या होगा, पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इधर देखो, तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये साइन होने का मतलब हो गया, ठीक है, कि ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज जाएगा यहाँ पर, है ना, तो इसलिए ये जो होगा ना यहाँ पर, तो एंगल इधर से गया होगा 5π/4 क्लॉकवाइज में, ठीक है, तो इसीलिए ये 1, 5π/4 हो गया होगा, और ये हो गया होगा -1 क्या था ये, -1/√2 × 1/√2, ठीक है, जहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, और वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप काइनेमेटिक्स से लेकर के कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ होता ही होता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे उसको मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा बहुत ही डिटेल में और शानदार तरीके से, ठीक है। तो आप इस वीडियो को और ट्रिग्नोमेट्रिक का जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखिए, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन का वीडियो आपको मिल जाएगा 3 to 4 डेज में, तो फिर उसको वॉच कीजिए, ठीक, और फिर देखिए कितना मजा आता है आपको। और बच्चों अगर असाइनमेंट चाहिए आपको, तो असाइनमेंट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो लिंक आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा इसका, ठीक, टेलीग्राम का लिंक, जहाँ पे आप आकर के असाइनमेंट्स भी डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।